हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द ट्विन ब्रोस। माय नेम इज आदिशा चंदेल और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम योर सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू। इस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके मैंने अटेम्प्ट किया है कि आपको एमसीक्यू बना के दूं। ठीक है, सो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा तो एक तरीके से, बिकॉज इसको क्रोनोलॉजिकल मैनर में मैंने एमसीक्यूज को डाले हैं, सो आप रिवाइज भी कर सकते हैं साइड बाय साइड। आपको करना क्या है यहाँ पे कि आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनका भी नोट लीजिए, एंड जितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको आप कहीं पे लिख लीजिए या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड देन आप उसको बाद में रिवाइज कर सकते हैं कि हम लोग वहाँ पे इम्प्रूवमेंट ला सके। सो ऐसे करके क्या होगा कि हमारे जितने भी वीक पॉइंट्स हैं हमें पता है कि अच्छा ये टॉपिक्स हैं जो हमको थोड़े कम याद हैं, एंड देन वी कैन ट्राई टू इम्प्रूव दैट। सो विदाउट फर्दर अडू लेट अस बिगिन विद दिस। The very first question over here: what principle guides India's foreign relations, aligning with its directive principles of the state policy? Diplomatic autonomy, respect for sovereignty and peace, military alliance, economic dominance. And the correct answer for this question is रिस्पेक्ट फॉर सॉवेरेनिटी एंड पीस। हमारे फॉरेन रिलेशंस में ये काफी ज्यादा दिखता है, ठीक है, एंड ये हमने अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी देख सका है। What factor influences the pursuit of developing countries in the international system? Abundance of resources होते हैं उनके पास, limited resources होते हैं for advocacy, political dominance होता है उनके पास, cultural superiority होता है। हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? डेवलपिंग कंट्रीज की इन द इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको रन कौन करता है? डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं फॉर एडवोकेसी। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं अपने एडवोकेसी के लिए, अपने पॉइंट्स को आगे रखने के लिए, एंड दैट इज व्हाई दे आर फोर्स्ड टू फॉलो जो इंटरनेशनल सिस्टम बना रखा है डेवलप्ड कंट्रीज ने। व्हाट कॉन्सिक्वेंस अरोज फ्रॉम द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर एरा where many developing nations aligned with powerful countries providing aid or credits? Economic isolation देखने को मिलता है, global cooperation, formation of clear ideological camps, embrace of neutrality. And the correct answer is formation of clear ideological camps. बिकॉज अभी हम लोग ये देखेंगे कि पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है, एंड जो डेवलपिंग नेशंस होती हैं वो दो जो सुपर पावर्स हैं उनके साथ अलाई करना शुरू कर जाती हैं, एंड देन इसके वजह से आइडियोलॉजिकल कैंप्स में हमारी जो वर्ल्ड है वो डिवाइड हो जाती है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी related to the promotion of international peace and security? Promotion of military alliances, pursuit of global dominance, encouragement of diplomatic immunity, encouragement of settlements of international disputes by arbitration. And the correct answer, encouragement of settlements of dispute by arbitration. ठीक है, आर्टिकल 51A जब आप उसको आर्टिकल को पढ़ोगे जो उसके पॉइंटर्स हैं तो आप देखोगे वन ऑफ द पॉइंटर्स मेंशन कि जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं उनको आर्बिट्रेशन के साथ, ठीक है, कि एक कंट्री जाए इंटरवीन करे, पूछे कि अच्छा ये आपके पॉइंट से, ये आपके पॉइंट से, ऐसे करके हम इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करें। How was the Indian national movement situated within the global context of the time? It was an isolated process, focusing only on the Indian issues. It had minimal impact on other countries. It was interconnected with worldwide struggle against colonialism. It primarily focused on aligning colonial powers with economic benefits. अगेन यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स दिख रहे होंगे तो मे बी यू विल गेट कंफ्यूज्ड, बट अगर आप उस सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसका अंडरस्टैंड करेंगे कि वो मतलब क्या है, देन यू विल बी एबल टू आंसर इट। काफी आसान क्वेश्चन है, एंड द करेक्ट आंसर इज दैट इट वाज इंटरकनेक्टेड विद अ वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट था वो आइसोलेशन में नहीं हुआ था, आइसोलेशन मतलब दुनिया से हटके नहीं हुआ था। हमारे जितने भी मूवमेंट थे उन्होंने इन्फ्लुएंस किया बाकी एशिया एंड अफ्रीका की कंट्रीज को भी, हु वर आल्सो मूविंग टुवर्ड्स डीकोलोनाइजेशन। Which event during the Second World War exemplified the connection forged between Indians and overseas Indian in the freedom of struggle? ठीक है, मतलब freedom struggle के लिए। Signing of the Atlantic Charter, formation of League of Nations, creation of Indian National Army या फिर establishment of United Nations. And the correct answer for this is creation of Indian National Army by नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे INA बनाया था, एंड देन इसके उससे क्या हो जाता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो फ्रीडम स्ट्रगल था दैट वाज बीइंग सपोर्टेड बाय कंट्रीज आउटसाइड इंडिया एज वेल। Who served as both the Prime Minister and the Foreign Minister of India, playing a pivotal role in setting the national agenda? Mahatma Gandhi,
Subhash Chandra Bose, Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel. And the correct answer is Jawaharlal Nehru. Very obvious question, काफी आसान था. And you should be able to get this right. यहाँ पे बस ये ध्यान रखिएगा कि ये फॉरेन मिनिस्टर भी थे. ये आपके लास्ट टाइम सीयूटी में आ चुका है कि प्राइम मिनिस्टर थे और क्या थे, फॉरेन मिनिस्टर थे. During which years did Jawaharlal Nehru serve as both the Prime Minister and the Foreign Minister of India, exerting significant influence over the country's foreign policy? 1947 से 1956, 1947 से 1964, 1947 से 1962, 1947 से 1960. And the correct answer for this is 1947 से लेके 1964. ठीक है, तो इनका टेन्योर है, ये याद कर लीजिएगा. ये इनका टेन्योर है जिसमें ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं. What were the key aims of Nehru's foreign policy? Expansion of territorial boundaries, economic isolation and military dominance, preservation of sovereignty, protection of territorial integrity, and promotion of rapid economic development, establishment of military alliances, intervention in global conflicts and cultural isolation, promotion of imperialism, economic dependency, and territorial expansion. Again, इसको ढंग से पढ़ेंगे एक बार. Very easy question. आपको बस क्रक्स समझना है कि अच्छा क्या वर्ड्स का क्या मतलब है. And the correct answer is preservation of sovereignty, protection of territorial integrity and promotion of rapid economic development. इसको याद कर लीजिएगा. ये तीन आपके तीन की फैक्टर्स हैं, तीन की एम्स हैं नेहरू जी के फॉरेन पॉलिसी के. सो ये आपको या तो तीनों अलग अलग देके भी आ सकते हैं, सो कंफ्यूज नहीं होना है एमसीक्यू अगर प्रेजेंट किया जाएगा. सो दीज आर द थ्री मेन फैक्टर्स जो हम यहाँ पे आंसर करेंगे. ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर there were advocates in India for aligning more closely with the US-led bloc, purposefully because pro-democratic stance था उनका. Which prominent leader espoused this viewpoint? Rajendra Prasad, Morarji Desai, Dr. B.R. Ambedkar, लाल बहादुर शास्त्री. espouse मतलब कि वो उसके साथ खड़े हैं. ठीक है, उन्होंने कहा कि हाँ ये व्यू पॉइंट सही है. And the correct answer is Dr. B.R. Ambedkar ji. ठीक है, why was he more pro-US? Because it was pro-democracy. Now, during the Cold War era, certain Indian political parties, particularly opposed to communism, advocated for a pro-US foreign policy. Among these, which parties were notable proponents? ठीक है, pro-US foreign policy कौन कौन सी parties चाह रही थी? INC and CPI, भारतीय जनसंघ and INC, स्वतंत्रता पार्टी and Communist Party of India, भारतीय जनसंघ या फिर स्वतंत्रा पार्टी. एंड द करेक्ट आंसर इज भारतीय जनसंघ एंड स्वतंत्रा पार्टी. ठीक है, ये जो दो पार्टीज थी ये चाह रही थी कि इंडिया एक प्रो यूएस स्टांस ले बिकॉज ऑफ कम्युनिज्म. तो दो तरीके हैं प्रो यूएस स्टांस को देखने के. एक है प्रो डेमोक्रेसी है, दैट इज अ आइडिया जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज शेयरिंग. एंड एक आइडिया है कि ये अगेंस्ट कम्युनिज्म है. सो अगेंस्ट कम्युनिज्म वाला आइडिया ये दोनों पार्टीज लेके आती कि हाँ बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी शुड बी सपोर्टिंग यूएसए मोर. हाउ डिड द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया actively strive for global peace during the Cold War era? By joining military alliances to counterbalance superpower influence, by advocating the policy of non-alignment and reducing Cold War tension, by actively participating in proxy wars and regional conflicts, by prioritizing economic development over international relations. Easy question. And the correct answer is by advocating the policy of non-alignment. यहाँ पे हम लोग नॉन अलाइनमेंट की बात कर रहे थे, कोल्ड वॉर टेंशन को रिड्यूस करने की बात कर रहे थे. एंड हाउ आर वी रिड्यूसिंग दिस? बाय पीस बिल्डिंग मेजर्स. नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नॉन अलाइन्ड नेशंस? नेहरू, Nkrumah, Nasser, Sukarno, Tito comprised the core leadership of the non-aligned movement. The foreign policy of independent India vigorously pursued the dream of a peaceful world by advocating the policy of non-alignment. Non-alignment movement reduced Cold War tensions, and by contributing human resources to the UN peacekeeping operations, India vigorously pursued the dream of a peaceful world. First meeting of non-alignment movement took place in Belgrade, Yugoslavia in September of 1960. अब हमें बताना है कि इन चारों में से कौन से सही ऑप्शन है. Take a moment to think about this, and the correct answer for this question is A, B and C. ठीक है, ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं दीज आर करेक्ट. एंड जो डी स्टेटमेंट है हमारा यहाँ पे 1960 नहीं होगा, ईयर विल बी 1961. In 1956, when Britain attacked Egypt over the Suez Canal issue, India led global protests against this action.
However, during the same year when the USSR invaded Hungary, India refrained from dash condemning the USSR's action, supporting Soviet intervention, joining the British military intervention, advocating for neutrality. And the correct answer is condemning the USSR's action. तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि 1956 में जब ब्रिटेन ने इजिप्ट पे अटैक किया था बिकॉज ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ स्विस कैनाल, सो इंडिया टुक अ फर्म स्टांस अगेंस्ट इट. बट इन द सेम ईयर जब हंगरी के अंडर जाके इंटरवेंशन होता है यूएसएसआर का, इन्वेजन होता है यूएसएसआर का, तब यूएसएसआर को कंडेम नहीं करता है इंडिया. तब यहाँ पे वो चुप हो जाता है. वाई? बिकॉज obviously we will have to look at our understanding also. हमारा जो न्यूट्रलिटी था, just as we read in Cold War era वाला chapter, that was not perfect neutrality. It was issue based neutrality जो इंडिया को बेनिफिट करता था. इंडिया वहां पे अपना अपना स्टैंस लेता था. Amid India's endeavors to persuade developing nations about non-alignment, Pakistan's approach diverged by dash. So पूछ रहा है कि इंडिया जब नाम के ऊपर फोकस कर रहा था, पाकिस्तान कहाँ फोकस कर रहा था? Spearheading a united front against colonialism, forging alliances with countries like China, covertly supporting India's non-alignment stance, aligning itself with US-led military alliances. यहाँ पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान जो न्यूली इंडिपेंडेंट हुआ था. अभी के टाइम से नहीं देखेंगे, न्यूली इंडिपेंडेंट उसमें देखेंगे. एंड द करेक्ट आंसर इज अलाइनिंग इटसेल्फ विद US-led military alliances. ठीक है, उसने अपने आप को यहाँ पे अलाइन कर लिया था. Which economic policy emphasizing on import substitution and resource development restricted India's economic engagement with the external world by limiting export-oriented growth? अब ये ऐसा लग रहा है कि अरे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गई, ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है. इट्स एन इजी क्वेश्चन. आप ऑप्शंस को देखेंगे आपको आ जाएगा आंसर. एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पॉलिसी, import expansion strategy, import substitution policy, free trade initiative. This is a little difficult question. ठीक है, बट हम नोट करेंगे इसको तब भी बिकॉज ये एनसीईआरटी से ही उठाया है. एंड द करेक्ट आंसर इज इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी. ठीक है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी जो है, जो यहाँ पे भी लिख रखी है तो आपको क्वेश्चन में आंसर दिख जाएगा. इस पॉलिसी के अंडर क्या होता है कि हम लोग जो है हम इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करते हैं बाय मेकिंग आवर ओन प्रोडक्ट्स, एंड दैट इज वाई जो हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ रिलेशनशिप है दैट वाज कट ऑफ सिग्निफिकेंटली. तो इकोनॉमिकली हम उतना ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, इकोनॉमिक रिलेशनशिप नहीं बिल्ड कर पा रहे थे. During the 1940s and the 1950s, Nehruji was known for his strong advocacy of dash European integration, African solidarity, Pan-Asian unity, North American cooperation. Easy question, and the correct answer is Pan-Asian unity. Why would he care so much about Europe, Africa या North America का unity, unification? He cared about Asia का unification because he realized कि हम लोग जो यहाँ पे हैं एशिया में, we are immediate neighbors, so we can be of better help to each other. Also we have sort of a shared past, shared history भी है हमारी जो बाकी country से different है. In which month and year did India under Jawaharlal Nehru's leadership convene the Asian Relation Conference? March 1946, August 1947, March 1947, August 1946. ठीक है, डेट स्पेसिफिक क्वेश्चन है. यू शुड नो द आंसर टू दिस. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मार्च ऑफ 1947, बिफोर इंडिपेंडेंस. 5 महीने इंडिपेंडेंस से पहले यहाँ पे हमने एशियन जो रिलेशन कॉन्फ्रेंस है उसको इंडिया में रखी गई थी. इन व्हाट ईयर डिड इंडिया होस्ट एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस aimed at supporting Indonesia's struggle for freedom from Dutch colonial rule? 47, 48, 49, 50. And our correct answer for this question is 1949. ठीक है, 1949 में इंडिया कहता है कि जो डच कॉलोनियल रूल है इससे इंडिपेंडेंस मिल गया है इंडोनेशिया को, एंड इट रिकॉग्नाइजेस इंडोनेशिया का इंडिपेंडेंस. व्हेन वाज द फर्स्ट समिट ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट हेल्ड? September 1955, September 1961, August 1965, October 1969. And the correct answer for this question is September of 1961. ठीक है, 1961 सितंबर हम लोगों ने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया था फ्यू क्वेश्चंस बैक. यहाँ पे जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है इसका फर्स्ट समिट हेल्ड किया जाता है. फॉलोइंग द चाइनीज रेवोल्यूशन इन 1949, इंडिया डिस्टिंग्विश्ड इटसेल्फ बाय बिकमिंग वन ऑफ द अर्लीस्ट नेशंस टू डैश implement economic sanctions against China, condemn the communist government, recognize the communist government, expel Chinese diplomats. And the correct answer is recognize the communist government. 1949 same year जहाँ पे हमने इंडोनेशिया को भी recognize किया, चाइना को भी हमने recognize किया as a government. During Nehru's time, while some of his colleagues like Vallabhbhai Patel
feared potential Chinese aggression, Nehru held the view that it was very likely that India and China would face an attack, exceedingly unlikely that India would face an attack from China, certain that India would ally with China, imperative to prepare for immediate conflict with China. And the correct answer is exceedingly unlikely that India would face an attack from China. ठीक है, ऑल्दो सी वाला पार्ट जो है ये भी काइंड ऑफ क्लोजली अलाइन कर जाता है, बट गिवन ये क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे फेयर कर रहे हैं चाइनीज अग्रेशन को, और यहाँ पे अलायंस वाला कुछ ज्यादा है नहीं हम लोगों का आइडियोलॉजी, दैट इज वाई वी से कि एक्सीडिंगली अनलाइकली था नेहरू जी का व्यू पॉइंट कि इंडिया को कोई भी अटैक फेस करना पड़ेगा चाइना के थ्रू. द जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ पंचशील, the 5 principles of peaceful coexistence by Indian Prime Minister Nehru and Chinese Premier Zhou Enlai on April 29th of 1954 marked a significant step towards what? मिलिट्री अलायंस बन रही थी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बन रही थी हमारे बीच में, हमारे रिलेशनशिप स्ट्रेंथन हो रहे थे, या फिर हम फॉर्म कर रहे थे एक रीजनल सिक्योरिटी पैक्ट को. एंड द करेक्ट आंसर इज strengthening the relationship between India and China. कोई मिलिट्री अलायंस की बात नहीं हो रही थी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन की कोई स्पेसिफिकली बात नहीं हुई, एंड यहाँ पे कोई रीजनल सिक्योरिटी पैक्ट भी नहीं बना. यहाँ पे वेगली बस बोला कि इंडिया चाइना के रिलेशनशिप उनको स्ट्रेंथन करेंगे बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील. ठीक है, पंचशील क्या है? 5 पीसफुल प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस. एंड यहाँ पे डेट भी देख लीजिएगा, अप्रैल 29, 1954. इस डे पे ये पंचशील एग्रीमेंट जो है उसको साइन किया जाता है. In which year did China assume control over Tibet? 1947, 1949, 1950 या फिर 1952? And the correct answer is 1950. 1950 में China assumes control over Tibet. During which year did the Tibetan spiritual leader Dalai Lama accompany the Chinese premier Zhou Enlai during the official Chinese visit to India? 1954, 1956, 1958 या 1960? And the correct answer is 1956. 1956 में यहाँ पे जो है वो इनके साथ आते दलाई लामा टू इंडिया. In which year did Tibet witness an armed uprising against China's occupation? 1956, 1958, 1960 या फिर 1962? And the correct answer is 1958. 1958 में हमको यहाँ पे देखने को मिलता है टिबेट में एक आर्म्ड अपराइजिंग देखने को मिलती है अगेंस्ट द चाइना की जो ऑक्यूपेशन था, बट देन चाइना की फोर्सेस सप्रेस कर लेती है इस अपराइजिंग को. इन विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट सेटलमेंट ऑफ टिबेटन रेफ्यूजीज लोकेटेड? उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में? एंड द करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला. ठीक है, हिमाचल प्रदेश में मिलने को देखने को मिलता है यहाँ पे is the largest settlement of Tibetan refugees. During the 1950s and 1960s, which political parties in India supported the cause of Tibet's independence? INC and CPI, Bharatiya Janata Party and Communist Party Marxist, Socialist Party and Jang Sangh, Rashtriya Janata Dal and Shiv Sena. So ये as a sentence आपका NCERT में लिखा है and that is why I have given it as a question यहाँ पे. And the correct answer इज सोशलिस्ट पार्टी एंड जनसंघ पार्टी. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इवन दो इनकी आइडियोलॉजी काफी डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग, बट दे वर इन सपोर्ट ऑफ टिबेट का इंडिपेंडेंस. तो एक कॉमन पॉइंट इनका ये था. इन विच ईयर डिड वीके कृष्ण मेनन रिजाइन फॉलोइंग द इंडिया चाइना वॉर? 1958, 1960, 1962 या 1964? एंड द करेक्ट आंसर इज 1962. So this was a little obvious कि अच्छा ये दोनों तो होगा ही नहीं, इंडिया चाइना की वॉर ही अक्टूबर 1962 में हुई है, इन दोनों के बीच में टाई था एंड मोस्ट लाइकली 1962 में ही हुआ होगा क्योंकि अगर अभी वॉर हुई थी. सो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन, बट आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि काफी सारे लोगों ने रिजाइन कर दिया था. वन ऑफ द प्रोमिनेंट वंस बीइंग वीके कृष्ण मेनन हु वाज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ नेहरू जी. In which year did the Tibetan spiritual leader the Dalai Lama seek and obtain political asylum in India? 1957, 1958, 1959, 1960? And the correct answer is 1959. ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, इधर इनको पॉलिटिकल असाइलम मिलता है. Which two areas within the Indian territory did China claim during the period under consideration? तो मतलब बेसिकली यहाँ पे चाइना ने कौन कौन से एरिया को क्लेम किया था, ऐसे याद कर, मतलब देखिए क्वेश्चन को.
अक्साई चिन इन लद्दाख हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश सिक्किम, अक्साई चिन अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब. So easy question. And the correct answer is Aksai Chin and Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh में नेफा जो region है and Aksai Chin आपका लद्दाख of जम्मू कश्मीर का region. During which period did the Chinese occupation of the Aksai Chin area occur, accompanied by the construction of a strategic road? 1950 से 1952, 1954 से 1956, 1957 to 1959, 1961 से 1963. And the correct answer is 1957 से 1959. यहाँ पे हमको रोड्स जो होती है, ये एक स्ट्रेटेजिक रोड, इसको भी यहाँ पे चाइना ने डेवलप कर लिया था इन दी अक्साई चिन रीजन. What is the full form of NEFA? NEFA. Northeastern Economic and Financial Alliance, Northeastern Extension Frontier Alliance, Northeastern Frontier Alliance, National Essential Frontier Alliance. And the correct answer is Northeastern Frontier Alliance. Easy question, you should get this right. Now, in which month did China launch a rapid and extensive invasion on both the disputed regions in 1962? अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में या फिर नवंबर में? एंड द करेक्ट आंसर इज अक्टूबर में. ठीक है, ये याद रखिएगा, अक्टूबर ऑफ 1962 में यहाँ पे चाइना अपना रैपिड एंड एक्सटेंसिव इन्वेजन को लॉन्च करता है. How long did the first attack by Chinese forces last, during which they captured key areas in the Arunachal Pradesh? 2 weeks, 1 week, 3 weeks या फिर 4 weeks? And the correct answer is 1 week. ये एक हफ्ते के लिए चला था जहां पे इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के जो की एरिया थे उनको कैप्चर कर लिया था. During the 1962 conflict, which countries did India approach for military assistance while the Soviet Union remained neutral? So इस conflict के time पे Soviet Union remained neutral. Why? Because China, India दोनों उसके मतलब important alliances हैं. Alliances नहीं, but like countries जिनके साथ वो अपना interaction करते हैं. So India किसके पास गया? फ्रांस और जर्मनी के पास, जापान ऑस्ट्रेलिया के पास, यूएसए एंड यूके के पास, या फिर चाइना एंड पाकिस्तान के पास? एंड द करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूनाइटेड किंगडम. ठीक है, ऑब्वियसली ये तो होगा ही नहीं, इन दोनों कंट्रीज के पास ही जाना पड़ा इनको क्योंकि इनके पास ज्यादा रिसोर्सेस थे. ड्यूरिंग विच प्राइम मिनिस्टर्स टेन्योर was a no confidence motion against his government moved and debated in the Lok Sabha for the first time? नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी या फिर मोरारजी देसाई जी? इन चारों में से सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कब नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट मतलब रेस किया गया था? हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? एंड दिस इज नेहरू जी. ठीक है, राइट आफ्टर 1962 वॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन को मतलब रिलीज किया जाता है कि वी डोंट थिंक दैट ही इज केपेबल इनफ कि वो डिफेंस को हमारे आगे ले जाए, एंड दैट इज व्हाई दिस वाज रेस्ड. द साइनो-इंडियन कॉन्फ्लिक्ट led to irreconcilable differences within the Communist Party of India, resulting in a split in which year? 1958, 1962, 1964, 1967? And the correct answer is 1964. 1964 में CPI में split हो जाते हैं, CPI and CPIM. Despite being union territories, which two regions were granted the right to elect their own legislative assemblies? This is right after 1962 जब हमें reorganization देखने को मिलता है in the northeastern states. तब यहाँ पे कौन सी दो states थी जहाँ पे even though they were union territories, they were given the right to elect their own legislative assemblies? Nagaland, Mizoram, Manipur, Arunachal Pradesh, Tripura, Meghalaya, Manipur and Tripura. And the correct answer is Manipur and Tripura. Which northeastern region was granted statehood during this time? Mizoram, Nagaland, Arunachal Pradesh, Sikkim? And the correct answer is Nagaland. ठीक है, नागालैंड को statehood grant कर दिया गया था. During which year did a proxy war break out between the Indian and Pakistani armies in Kashmir? 1945, 47, 50, 52? चार ऑप्शंस हैं, तो इन चारों में से आपको आंसर करना है. And the correct answer is 1947. राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस ओनली हम लोगों के बीच में फर्स्ट प्रॉक्सी वॉर देखने को मिलती है. हु वर द प्रिंसिपल सिग्नेटरीज ऑफ द 1960 इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? याद रखिएगा, इंडस वाटर ट्रीटी 1960. राजेंद्र प्रसाद एंड मोहम्मद आयुब खान, मोरारजी देसाई एंड जुल्फिकर अली भुट्टो, जवाहरलाल नेहरू, जनरल याया खान, जवाहरलाल नेहरू एंड जनरल आयुब खान? एंड द करेक्ट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू एंड जनरल आयुब खान.
ठीक है, they were the principal signatories of this treaty. In which region did Pakistan launch armed attacks in April of 1965, followed by a larger offense in Jammu and Kashmir in August-September of the same year? ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि अगस्त सितंबर में जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे उन्होंने किया था, बट अप्रैल 1965 में उन्होंने कौन से रीजन पे अटैक किया था? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। एंड द करेक्ट आंसर इज गुजरात। रन ऑफ कच्छ जो रीजन है हमारा, यहाँ पे इन्होंने अटैक किया था अप्रैल ऑफ 1965 में। टू एलिविएट द प्रेशर ऑन द कश्मीर फ्रंट, which region did Indian troops launch a counter offensive on as ordered by Shastri ji? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा समझेगा, काफी डिटेल ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से ही उठाया है। टेक अ मोमेंट टू थिंक अबाउट दिस एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पंजाब। ठीक है, पंजाब में यहाँ पे उन्होंने शुरू कर दिया था पंजाब से लड़ना, एंड दे वेंट सो फार एज लाहौर। ठीक है, लाहौर तक हमारी आर्मी चली गई थी। विच अग्रीमेंट ब्रोकर्ड बाय द सोवियत यूनियन ब्रॉट एन एंड टू हॉस्टिलिटीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान with Lal Bahadur Shastri and General Ayub Khan as its signatories? Lahore Declaration, Shimla Agreement, Tashkent Agreement, Karachi Accords. And the correct answer is Tashkent Agreement. Tashkent Agreement कब साइन किया गया था वो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। In the country's first general election, which political party emerged as the winner in East Pakistan? ठीक है, यहाँ पे कौन सी कंट्री की बात हो रही है? पाकिस्तान। तो यहाँ पे पाकिस्तान की बात हो रही है, इसकी फर्स्ट जनरल इलेक्शन में ईस्ट पाकिस्तान जो था, विच इज प्रेजेंट डे बांग्लादेश, यहाँ पे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीत के आती है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल पार्टी, अवामी लीग या फिर जमाते इस्लामी? एंड द करेक्ट आंसर इज अवामी लीग। ठीक है, अवामी लीग जो है ये यहाँ पे आपकी विनर की तरह आती है, विच इज ऑब्वियसली नॉट लाइक बाय द वेस्ट पाकिस्तान। ड्यूरिंग 1971, what burden did India bear concerning the refugees from East Pakistan? Approximately 20 लाख refugees थे हमारे पास, 50 लाख refugees थे, 80 लाख refugees थे या फिर approximately 100 लाख refugees थे? Detail oriented question again, and the correct answer is approximately 80 lakh refugees were there in India. ठीक है, जिनका हमको बेयर करना पड़ा था जो ईस्ट पाकिस्तान से आ रहे हैं। In July of 1971, which US official serving as an advisor to the president made a secret visit to China via Pakistan? Richard Nixon, Henry Kissinger, Gerald Ford या फिर Jimmy Carter? And the correct answer is Henry Kissinger. ठीक है, Henry Kissinger was the advisor and Richard Nixon was at that point the president, and he made a secret visit to China via Pakistan. In which month and year did India sign a 20-year treaty of peace and friendship with the Soviet Union in order to counterbalance US Pakistan China nexus? July 1971, August 1971, September of 1971 या फिर October of 1971? And the correct answer is August of 1971 में साइन किया जाता है इसको। During which month did a full-scale war break out between India and Pakistan in 1971? November, December, January, February? And the correct answer is December. December 1971 में हमको यहाँ पे सबसे ज्यादा full-scale war देखने को मिलता है। During the 1971 war between India and Pakistan, where did the Pakistani aircraft carry out most of its attack? Punjab, Jammu, Punjab, Rajasthan, Rajasthan, Jammu, Rajasthan and Gujarat. And the correct answer is Punjab and Rajasthan. ठीक है, यहाँ से वो अटैक कैरी आउट कर रहे थे। During the 1971 war between India and Pakistan, how did India respond to Pakistani attacks? India launched an attack involving the Air Force, Navy and Army on both eastern and western fronts. India conducted targeted airstrikes on Pakistani military installation. India mobilized its reserves to reinforce border defenses. India implemented a naval blockade on Pakistan's ports. And the correct answer is that India ने दोनों तरीके से, दोनों जगह से एयरफोर्स, मिलिट्री, नेवी सबको मिला के इंडिया ने यहाँ पे अपना अटैक लॉन्च किया था। ठीक है, जहां से वो सिर्फ पंजाब और राजस्थान से आ रहा था, यहाँ पे हमने दोनों तरफ से अपना प्रेशर बिल्ड कर लिया था। How long did it take for the Indian army to surround Dhaka from the three sides, leading to the surrender of Pakistani army of approximately 90,000 troops? Within 2 weeks, within 1 week, within 10 days, या फिर within a month? And the correct answer is within 10 days. 10 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तानी आर्मी had to surrender. When was the Shimla agreement signed between Indira Gandhi and Zulfikar Ali Bhutto,
formalizing the return of peace between the two nations? 3rd July 1970, 3rd July 1971, 3rd July 1972 या फिर 3rd July 1973? And the correct answer is 3rd July 1972. ऑब्वियसली बात है, दिसंबर में लड़ाई हुई है तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, एंड ये हमारा थोड़ा दूर पड़ जाएगा फ्रॉम दैट डेट, तभी 1972 is the option that we are choosing. Name the war fought between India and Pakistan in 1999. Kashmir War, Kargil War, India-Pakistan War या फिर none of the above. And the correct answer for this is Kargil War. ठीक है, इसको ऑफिशियली कारगिल वॉर बुलाया जाता है. In the earlier part of 1999, which areas on the Indian side of the LOC were occupied by forces who were claiming to be Mujahideens? Mashok, Dras, Kaksar and Batalik, Siachen, Kargil, Leh and Turtuk, Srinagar, Poonch, Rajouri and Uri, Jammu, Ramban, Doda and Bhaderwa. Think about this. And the correct answer for this question is Mashok, Dras, काक्सर एंड बतालिक रीजन जो है आपका. ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है. इसको प्लीज नोट कर दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आई नो ये थोड़ा सा शायद से डिफिकल्ट हो गया हो, बट इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो द आंसर टू दिस. ड्यूरिंग विच मंथ्स डिड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1999 टेक प्लेस? मार्च एंड अप्रैल, मे एंड जून, जुलाई एंड अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर? एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज मे एंड जून के महीने में ये कॉन्फ्लिक्ट टेक प्लेस करती है. Next question that we have over here is, when was the Department of Defense Production established? November of 1955, November of 1962, November of 1965 या फिर November of 1970? And the correct answer for this is November of 1962. ठीक है, November of 1962 Defense Production Department. Next is, when was the Department of Defense Supplies established? 1955, 1962, 1965, 1970, November is the same. And इसका correct answer is November of 1965. So इसको याद करने का एक तरीका क्या है कि आप यहाँ पे प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो जब प्रोडक्शन होगा फिर उसी के बाद सप्लाई होगा. पहले प्रोड्यूस करोगे देन सप्लाई करोगे, एंड दैट इज वाई आप ऐसे याद कर सकते हैं कि नवंबर 1962 पहले आएगा तो उसमें प्रोडक्शन डाल देंगे, नवंबर 1965 बाद में आएगा तो उसमें हम डिफेंस सप्लाईज डाल देंगे. In which month and year did India conduct its first nuclear explosion? May of 1965, May of 1972, May 1974, May 1978? And the correct answer for this is May of 1974. यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हमको देखने को मिलता है. Who played a pivotal role in spearheading India's nuclear program as a crucial element of industrialization in the late 1940s? Vallabhbhai Patel ji, C.V. Raman, Homi J. Bhabha, M.S. Swaminathan. And the correct answer for this is Homi J. Bhabha. ठीक है, he was the person जिन्होंने यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान्स जो भी थे इंडिया के, एंड यू नो द पूरा न्यूक्लियर प्लान जो था बेसिकली इंडिया का, उसको स्पीयरहेड किया था. In which month and year did the communist China conduct its nuclear test? September 1958, October 1964, November 1971 या फिर December of 1979? And the correct answer is October of 1964. October 1964 कम्युनिस्ट चाइना अपने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करता है. After which event in 1973 did the world experience the oil shock due to a significant increase in oil prices by the Arab nations? Arab Spring हुआ था, Arab Israel War हुआ था, Arab Oil Embargo हुआ था या फिर Arab Revolution हुआ था? And the correct answer is Arab Israel War हुआ था. ठीक है, उसके चक्कर में ऑयल प्राइसेस बढ़ गए थे. 1973 इज द ईयर, ये भी ध्यान रखेंगे. Which international treaties did India refuse to sign in 1995? आपका न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, एंड या फिर आपका केमिकल वेपन कन्वेंशन एंड बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन. एंड द करेक्ट आंसर इज एनपीटी एंड सीटीबीटी. ठीक है, इन दोनों को इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया था साइन करने को, बिकॉज इंडिया थॉट कि ये काफी बायस्ड ट्रीटीज थी एंड दिस इज नॉट हेल्पिंग एनीबॉडी. इन विच मंथ एंड ईयर डिड इंडिया कंडक्ट अ सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट्स? अब इन चारों में से आपको चूज करना है. May 1992, May 1996, May 1998, May 2002. And the correct answer is May 1998, पोखरन. ठीक है, इसके थोड़े तुरंत बाद ही पाकिस्तान ने भी किया था, बट यहाँ पे May 1998 पोखरन जो है हमारा, यहाँ पे हमने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज दिखाई थी. Which political party
formed the government in 1977 and declared its intention to pursue genuine non-alignment, कि अब हम genuinely non-alignment follow करेंगे. INC, BJP, जनता पार्टी, CPIM. And the correct answer is जनता पार्टी. उसने कहा कि जो हमारा प्रो सोवियत यूनियन का टिल्ट है वो हट जाएगा, जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करेंगे. अब हम थोड़ा करते हैं असर्शन रीजन के क्वेश्चन. असर्शन कह रहा है यहाँ पे कि द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट डिड नॉट प्रिवेंट कोऑपरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. Both the government worked together to help displaced women and resolve water conflicts. ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि प्रिवेंट कोऑपरेशन को नहीं किया था. एंड द करेक्ट आंसर इज ए. हाँ, यहाँ पे जो कोऑपरेशन था दोनों कंट्रीज के बीच में, इसको प्रिवेंट नहीं किया गया था. यहाँ पे डिस्प्लेस्ड जो विमेन थी उनको घर वापस पहुंचाना, वाटर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना भी यहाँ पे किया गया था. एंड दैट इज व्हाई ए इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज बोथ आर ट्रू, और वो इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है. पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट अटैक Punjab and Rajasthan. This is with regards to 1971 war. ठीक है? India retaliated with an attack involving the Air Force, Navy and the Army on both the western and the eastern front. आपके चारों options. And the correct answer for this is option B. ये दोनों correct है but explanation नहीं है. ठीक है? कि पाकिस्तान ने इसलिए अटैक किया क्योंकि इंडिया ने अटैक किया, नहीं. इनफैक्ट पहले उधर से आया फिर हमसे आया, ऐसे करके. ठीक है, सो यहाँ पे ये हमारा रिएक्शन था, क्योंकि आप देखिए वर्ड ही लिखा है हमने, रिटेलिएटेड. रिटेलिएशन इज अ रिएक्शन. तो तभी अगर ये उल्टा होता तो हम शायद से ए को कंसिडर कर सकते थे. ठीक है, बट यहाँ पे बी ही आएगा, बिकॉज ये यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बट बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर फैक्चुअली करेक्ट अपने अपने जगह पे. इंडिया मेड अर्नेस्ट एफर्ट्स फॉर द अर्ली रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडोनेशिया फ्रॉम द डच कॉलोनियल रिजीम. इंडिया वॉज अ स्टॉन्च सपोर्टर of the decolonization process. And the correct answer for this is A. ठीक है, कि हाँ इंडिया ने जो इंडोनेशिया का फ्रीडम है फ्रॉम द डच कॉलोनियल रिजीम, उसके लिए इतने ज्यादा एफर्ट्स क्यों किए, क्योंकि इंडिया वाज अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ द डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस, इसलिए इंडिया ने इतने एफर्ट्स यहाँ पे दिखाए थे. ठीक है, So that is it. Thank you so much for watching the video. Please do let me know आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए. अगर आपके ज्यादा क्वेश्चन गलत हुए, so no need to worry. We still have a lot of time. There is still a lot of scope for improvement. ठीक है? And please do comment, like this video. इससे हमें पता लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया है. Share it with your friends and make sure कि आप आगे की भी वीडियोस देख रहे हैं. Thank you so much for watching and all the best for your examinations.